Hello, my dear future leaders. I am back with another chapter. Chapter number is 11 and the name is Force and Pressure. तो अब हम इसमें force के बारे में पढ़ेंगे, pressure के बारे में पढ़ेंगे. So we have a warm-up exercise. Looking at the following pictures and try to observe the situation. Have you noticed any changes? So what happened to the objects on each occasion? So ये boy इस पर इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, यानी कि ये रेस्टिंग सिचुएशन में था. टेबल दो स्टेट्स होती है, रेस्ट स्टेट और मूविंग स्टेट, राइट. तो ये जो पर्सन है ये उसको पुश कर रहा है, यानी फोर्स अप्लाई कर रहा है और टेबल की मूवमेंट कर रहा है. नेक्स्ट है ये पर्सन पुल कर रहा है चीज़ों को. ये काट है जिसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है, राइट. तो वो उसको पुल कर रहा है, यानी पोजीशन चेंज हो रही है. तो पुश और पुल. नेक्स्ट इज ग्रेविटी की वजह से जो मैंगो है वो क्या हो रहा है, फ्रूट जब वो ब्रांचेस से क्या होता है, टूट जाता है, तो इट कम्स डाउन टूवर्ड्स द अर्थ एंड यहाँ पर बॉल को हिट करी गई है. तो यानी मूविंग ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन उसकी चेंज की गई है, राइट. तो ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द फोर्स. क्योंकि जो चीज़ें हैं वो हम फोर्स क्या होता है, फोर्स इज पुश और पुल, ताकि हम मूवमेंट करा पाएँ, ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट कराएं या उसको अपनी जगह से हिलाएं, राइट. उसका प्लेस चेंज करें. तो वो हम कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स. सो ईदर वी कैन पुश द थिंग्स अगर हमें आगे मूव करना है, और वी विल पुल द थिंग्स अगर हमें उनको अपने पास लेकर आना है. और दूसरा, अगर कोई ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, राइट. सो द मैंगो फॉल्स डाउन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. सो दीज पिक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड. सो इन क्लास 7th यू हैव लर्न्ड हाउ ऑब्जेक्ट मूव्स, राइट. मूवमेंट हमने देखा था. एंड यू नो दैट मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन. सो धीरे धीरे अगर कोई चीज मूविंग में है और धीरे धीरे क्या होती है, वो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है. स्पीड स्लो होने की वजह से क्या होता है, एक टाइम पर आकर वो रुक जाती है. एंड थिंक अबाउट द सिचुएशन जब कोई भी अगर फोर्स नहीं लग रहा, जो कि हम फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो उसके वो लगता है और जिसकी वजह से जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टेशनरी हो जाते हैं. और अगर ये नहीं होता तो अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो मूव ही करती रहती, राइट. सो मूवमेंट पाथ है, मूवमेंट हम कर सकते हैं. और अगर ऑलरेडी मूविंग चीज़ें हैं तो उनकी स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हैं और उनके डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. सो समटाइम्स इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. So it is also possible that ball may slow down and also change its direction. क्योंकि बॉल को किसी ने थ्रो किया, बॉलर ने बॉल को थ्रो किया, अब बैट्समैन उस बॉल को हिट करेगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज रहेगी, क्योंकि बॉल सामने से आएगी और बैट से हिट होने के बाद किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी. और सेकेंड ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी अगर एक मूविंग बॉल है उसकी स्पीड स्लो होती जाए और फाइनली वो रुक जाए. तो फोर्स से क्या होता है, उस बैट्समैन ने तो फोर्स लगाया ना, उस बैट्समैन ने फोर्स लगाने के बाद ही उस बॉल को जब हिट किया तो डायरेक्शन चेंज हुई. बॉलर ने फोर्स लगा के उसको थ्रो किया. तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूविंग कर सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट सिचुएशन में ला सकते हैं, राइट. सो हाउ डज अ गोलकीपर स्टॉप्स अ बॉल. अगर फुटबॉल के मैच में क्या होता है, गोलकीपर अगर किसी ने बॉल हिट की है तो उसको रोकता कैसे है, फोर्स लगाता है, फोर्स लगा के उस बॉल को रोकता है. सो अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विद अ फ्लिक ऑफ द स्टिक से फ्लिक करके बॉल की डायरेक्शन को चेंज करता है. हाउ अ फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, राइट. सो इन दिस सिचुएशन द बॉल इज ईदर मेड to move faster or slower, or its direction of motion is
changed. So we often say that a force has been applied to a ball when it is kicked, when it is pushed, when it is thrown, or when it is flinged, and this is force. With the help of force we are able to do these activities. So what it can be? Do the bodies on which it is applied. We shall seek answers or such questions in this chapter only. So force क्या है? Force push और pull है, acting on a body that changes its state of rest or मोशन. सो किसी भी चीज को रेस्टिंग पोजीशन में लाने के लिए या मूविंग पोजीशन में लाने के लिए अगर हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड फोर्स. सो थिंक अबाउट थ्रोइंग अ बॉल. योर हैंड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बॉल. सो जब हम बॉल को थ्रो करेंगे तो हम अपने हाथों से उस पर फोर्स लगाएंगे, राइट, एंड द बॉल एक्सेलरेट्स फॉरवर्ड अंटिल इट लीव्स आवर हैंड, और वो एकदम से आगे की डायरेक्शन में चली जाएगी. सो आफ्टर द बॉल लीव्स आवर हैंड, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कॉजेस इट्स पाथ टू कर्व डाउनवर्ड. सो जब हम बॉल को ऐसे, बॉलर जब बॉल को थ्रो करता है तो उसने अपने फोर्स लगाया अपने हैंड से, और बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी बॉल क्या होती है? नीचे अर्थ के ऊपर हिट करती है, राइट. सो ग्रेविटी ने भी एक, अर्थ ने भी एक फोर्स लगाया जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो बॉल है वो अर्थ पर आती है. सो व्हेन द बॉल hits the ground exert a force stopping the ball. The force applied to an object can be large or small. The strength of a force is expressed by the magnitude. So magnitude यानी कि unit. So force कितना अप्लाई किया गया है उसकी भी एक यूनिट होती है, और इसको हम डिफाइन करते हैं. फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एफ से, और यूनिट है न्यूटन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से. सो कैपिटल एन इज द यूनिट एंड कैपिटल एफ, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द force, right children? So children, next is combining forces. So more than one force can act on an object at the same time. This is called combining force. So combining force क्या होता है? जब दो फोर्स एक साथ लगते हैं, यानी एक से ज़्यादा फोर्सेस एक साथ वर्क कर रहे होते हैं. सो दिस इज कॉल्ड कंबाइनिंग फोर्सेस. इफ यू होल्ड अ पेपर क्लिप नियर अ मैग्नेट, the magnet and the gravity all exert forces on the paper clip. So अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट के पास हम पेपर क्लिप्स लेकर आएंगे तो क्या होगा? मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगा. तो मैग्नेट जब उसको अट्रैक्ट करेगा तो एक मैग्नेटिक फोर्स लगा जो कि मैग्नेट ने लगाया, इसके अलावा ग्रेविटी ने लगाया यानी अर्थ ने लगाया. कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. सो दो फोर्सेस एक साथ वर्क कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट combining forces. So when more than one force is acting on an object, the net force. अब net force क्या होता है? net force होता है अगर ज़्यादा forces same direction में लग रहे हैं तो वो प्लस हो जाते हैं. So let's take an example. जैसे ये सारे लोग हैं, इसमें से ये 1, 2, 3 and 4 ये लोग एक साइड में रोप को पुल कर रहे हैं और बाकी लोग कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो 8 लोग दूसरी डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं. तो क्या होगा? यहाँ 8 लोग हैं, यहाँ 4 लोग हैं, तो कहाँ ज़्यादा फोर्स होगा? इस डायरेक्शन में, राइट. तो इस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. 4 लोग इधर खींच रहे हैं, 8 लोग उस साइड खींच रहे हैं. सो दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स होगा +4 का, राइट. +4 यानी कि फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं न्यूटन में. जो न्यूटन में लेट्स से इस तरफ हार्डली ये लोग 20 न्यूटन का फोर्स से वर्क कर रहे हैं और यहाँ पर ये लोग 50 न्यूटन के टोटल कलेक्टिवली जो फोर्स है वो 50 न्यूटन का है. सो 50 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन, सो नेट फोर्स आ जाएगा आपका 30 न्यूटन. और वो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ लोग ज़्यादा हैं. यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो 50 न्यूटन का अप्लाई किया जा रहा है. सो आई होप आई एम क्लियर दिस. So I hope I have cleared this to you. What is
नेट फोर्स। तो नेट फोर्स होता है जब फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में लगते हैं, लेट्स से ये 50 न्यूटन और ये 20 न्यूटन सेम डायरेक्शन में अप्लाई होता तो 50 प्लस 20 न्यूटन यानी 70 न्यूटन होता और एक ही डायरेक्शन में होता। बस इस केस में 50 न्यूटन एक डायरेक्शन में लग रहा है, 20 न्यूटन दूसरी डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा 30 न्यूटन और डायरेक्शन इस साइड होगी, राइट। So when more than one force is acting on an object, the net force determines the motion of the object. और रोप कहाँ जाएगी, रोप में मोशन किस साइड होगा, इस साइड, क्योंकि यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो ज़्यादा है। So in this example the paper clip is not moving, so that net force is 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि मैग्नेट का है, इसमें मैग्नेट क्या कर रही है, पेपर क्लिप्स को क्या करेगी, अट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि वो आयरन निकल या कोबाल्ट से बनते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स होता है जो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। सो यहाँ पर पेपर क्लिप्स मूव नहीं हो रही हैं, तो अगर मूवमेंट नहीं है तो व्हाट वी विल से नेट फोर्स जो है वो 0 है, राइट। So net force is 0. How do forces combine to form the net force? If the forces are in the same direction, they add together, right? So जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये 4 लोग 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये 8 लोग 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो 50 प्लस 20 यानी कि 70 न्यूटन ये नेट फोर्स होगा और सेम डायरेक्शन में होगा। तो अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं तो वो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो वो सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो आंसर आता है वो होता है नेट फोर्स, राइट। सो द नेट फोर्स इज डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस एंड इट इज द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स, और जहां पर ज्यादा फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, सिंपल। नाउ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। सो बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। A force can act on an object without causing it to accelerate. Accelerate मतलब speed बढ़ाना. If other forces cancel the push or pull of the force, and we all know force क्या है, push करना, चीज़ों को आगे की तरफ धकेलना, और अपनी तरफ pull करना means चीज़ों को अपनी तरफ मूव करना। तो पुश क्या है, दोनों ही चीज़ों में हमें फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई चीज़ रेस्टिंग पोजीशन में है तो उसको मूव कराने के लिए, मूविंग कंडीशन में है तो उसको रेस्ट कराने के लिए, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, सब चीज़ों के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट। सो इफ़ यू एंड योर फ्रेंड पुश ऑन अ डोर विद द सेम फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे ये बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है, दो फ्रेंड है जो कि डोर को एक इस साइड से पुश कर रहा है, दूसरा ऑपोजिट साइड से पुश कर रहा है, सेम फोर्स से पुश कर रहे हैं, तो डोर कहाँ मूव करेगा, राइट क्योंकि डोर कहीं मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये फोर्स बैलेंस हो रहा है। सपोज ये भी 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दिस पर्सन इज अप्लाइंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, और सिमिलरली ये भी 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये डोर कहीं मूव नहीं करेगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 हो जाएगा, 50 माइनस 50 0। सो द सेम फोर्स इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट अगर सेम डायरेक्शन में होता तो 50 प्लस 50 वुड बी 100 न्यूटन। सो द डोर डज नॉट मूव बिकॉज यू बोथ एक्सर्ट इक्वल फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन द फ्लोर। एक यहाँ ऑन द डोर, एक इस साइड से फोर्स लगा रहा है, एक इस साइड से फोर्स लगा रहा है, और दोनों बराबर का फोर्स लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से डोर मूव नहीं होगा, एंड दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। अब आता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, सपोज ये तो 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये सिर्फ 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो क्या ये बैलेंस है? नो, इट इज नॉट बैलेंस्ड फोर्स। ये कम फोर्स लगा रहा है, ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो डोर जो है वो इस साइड क्लोज हो जाएगा, इस साइड मूव कर जाएगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। तो 50 में से 20 माइनस कर देंगे, सो नेट फोर्स जो ये एक्स्ट्रा लगा रहा है वो 30 न्यूटन का एक्स्ट्रा ये पर्सन लगा रहा है, और इसकी वजह से जो ये डोर है वो क्लोज हो जाएगा, राइट। सो ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस का एग्जाम्पल है। तो क्या होता है 50 न्यूटन,
में से 20 न्यूटन तो बैलेंस हो जाएगा और जो बचा हुआ है यानी जो डिफरेंस है वो अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है, राइट. सो इन द फर्स्ट सिचुएशन ये दीज टू सिचुएशंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. नाउ इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, क्या क्या इफेक्ट होते हैं फोर्स के. सो फोर्स क्या करता है, कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. सो मोशन में अगर कोई चीज़ है तो उसका स्टेट या कोई स्टेशनरी है तो उसको मूवमेंट में ले आएगा, और अगर कोई मूविंग है तो या तो उसकी स्पीड बढ़ा देगा या उसको स्टॉप कर देगा या उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा. सो इफ़ यू स्टैंड ऑन अ स्केट बोर्ड, आप एक स्केट बोर्ड पे खड़े हैं एंड समवन गिव्स यू अ पुश, देन यू एंड योर स्केट बोर्ड वुड स्टार्ट मूविंग. अगर आप स्केट बोर्ड पे खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग ऑन द स्केट बोर्ड, तो आप कैसी पोजीशन में हो, यू आर इन द रेस्टिंग पोजीशन. और आपके किसी फ्रेंड ने आपको एक पुश दिया और आपका स्केट बोर्ड मूव करने लगा और आप भी मूव करने लगे, तो यानी कि स्टेशनरी से आप मूविंग कंडीशन में आ गए. यू विल बिगिन टू मूव व्हेन द फोर्सेस वाज अप्लाइड. एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट लाइक यू एंड योर स्केट बोर्ड रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस unbalanced force act on it and causes it to move. So किसी ने क्या करा, फोर्स लगाया आपको मूव कराने के लिए, राइट. और फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगा. तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, राइट. और उसमें जो ज़्यादा फोर्स लगाता है उस साइड में मूवमेंट होता है. लेकिन यहाँ तो एक ही साइड में फोर्स लगा, एक आपके फ्रेंड ने आपको एक पुश दिया और मूवमेंट स्टार्ट हो गया, राइट. सो बिकॉज अ फोर्स हैड टू बी अप्लाइड टू मेक यू मूव when you and your skateboard were at rest, you might think that a force has to be applied continuously to keep an object moving. तो क्या आपको ये लगता है कि अगर आप किसी ने आपको एक पुश दिया और मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो आपको क्या लगा कि आपको उसको मूव करने के लिए हमेशा पुश करना पड़ेगा, हमेशा फोर्स लगवाना पड़ेगा? नो, इट इज़ नॉट लाइक दिस. ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को मूव करने के लिए कंटिन्यूएशन में फोर्स अप्लाई करना पड़े. इट इज़ नॉट लाइक दिस. सो सरप्राइजिंगली दिस इज नॉट द केस. एन ऑब्जेक्ट कैन बी मूविंग इवन इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ज़ीरो, राइट. तो चीज़ें मूव कर सकती हैं अगर आप उस पर कोई और एक्स्ट्रा फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं. अगर वो मूविंग कंडीशन में है तो वो मूव करती रहेंगी. The Italian scientist Galileo Galilei was one of the first to understand that a force doesn't need to be constantly applied to an object to keep it moving. तो उन्होंने क्या बताया कि एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए कॉन्स्टेंटली फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है. सो दिस हेल्प्ड इज़ैक न्यूटन. इज़ैक न्यूटन एक और साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इसको समझा और नेचर ऑफ मोशन, तो उन्होंने मतलब ही लिव्ड फ्रॉम 1642 to 1727 एंड एक्सप्लेन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन 3 रूल कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. तो इज़ैक न्यूटन ने मोशन के ऊपर रूल्स बनाए और वो कैसे फेमस हैं? थ्रू 3 लॉज ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. So Newton's first law of motion describes how an object moves when the net force acting on it is zero. So अगर कोई रेस्टिंग पोजीशन पे है उसको आपने यहाँ पर मूव किया यानी आपने पुश किया और सेम डायरेक्शन में किया तो वो चीज़ मूवमेंट में आ गई. और मूवमेंट ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यूसली उसको फोर्स लगा के ही मूव कराना पड़ेगा. आपने एक बार मूव किया एंड देन यू have left it, तो ये move कर रही है. So according to the Newton's first law of motion, if the net force acting on an object is zero, the object remains at rest. चीज़ें क्या होती है? resting position पे रहती है. और if the object is already moving, continues to move in the straight line with constant speed. तो या तो वो resting position में आ जाएंगी और या फिर वो एक constant speed से straight line में मूव करती रहेंगी. सो दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. सो नेट फोर्स जो आपने अप्लाई किया अगर जीरो है, सो एज पर दी न्यूटन्स लॉ. सो नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी. सो फोर्स अप्लाई करके हम अगर कोई भी
बॉडी कुछ भी मूवमेंट में है तो उसका हम डायरेक्शन चेंज कर पाए. So the direction of a moving body can be changed by applying force on it. In cricket, when a bowler throws a ball, the batsman hits it. So when hitting the ball, he changes the direction of the motion of the ball. So अगर bowler ball throw करता है तो वो straight आती है, right? So जब batsman उसको hit करेगा तो क्या होगा, उस moving ball की direction change हो जाएगी. Similarly, a car driver applies force on the steering wheel in order to change the direction of the moving car. So moving car की direction को change करने के लिए क्या करता है, जो ड्राइवर होता है वो स्टेयरिंग व्हील पे फोर्स लगाता है और फोर्स लगा के क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है. नाउ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. साइज और ऑब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं. कैसे, फोर्स लगाकर. जैसे एक रबर बैंड है, उसको आप स्ट्रेच करो तो आपने फोर्स अप्लाई किया. कौन सा फोर्स, मस्कुलर फोर्स अप्लाई किया तो आपने उसकी जो शेप है वो चेंज कर दी. ऑल्दो जब आप उसको छोड़ दोगे तो वो अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगा, बट आपने उसका शेप चेंज कर दिया. जैसे ये डो है, डो से क्या बना रहा है, चपातीज बना रही है ये लेडी, तो क्या कर रहे हैं आप, शेप चेंज कर रहे हो. तो आप फोर्स लगाकर, और ये भी मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रही है क्योंकि हाथ से लगा रही है, बना रही है. सो मस्कुलर फोर्स की हेल्प से इसने चेंज किया, क्या, शेप चेंज किया. सो मस्कुलर फोर्स की हेल्प से हम शेप एंड साइज भी चेंज कर सकते हैं. नाउ सर इजैक न्यूटन 1642-1727. So he was born at Woolstrop in England in 1642. He studied at Trinity College, Cambridge, and became the most profound scientist. The observation of an apple falling towards the ground helped him to formulate the basic law of gravitation. So जब apple आया, so he thought कि सब चीज़ें नीचे ही क्यों आती हैं, तो उन्होंने इन्वेंट किया कि ये बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी आती है, और उन्होंने इसका नाम ग्रेविटेशनल फोर्स दिया. सो ही इनंसिएटेड द लॉज ऑफ मोशन एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो उन्होंने लॉ ऑफ मोशन दिया और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी दिया. सो न्यूटन वॉज अ जीनियस एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन ऑल फील्ड्स ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स. ही रोट हिज बुक प्रिंसिपिया in Latin and his books on optics were written in English. So this is about the Isaac Newton. So उन्होंने law of motion दिए हैं and law of gravitation दिए हैं. Now types of forces. So दो तरीके की mainly होते हैं, contact force और non-contact force. Contact force को फिर divide किया गया है under 3 categories: muscular force, frictional force and mechanical force, whereas non-contact forces divided into 3 categories: magnetic, gravitational and electrostatic forces, right? So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे contact force. contact force में दो surfaces का contact होना बहुत ज़रूरी है, then only it is known as contact force. So those type of forces which results when the two interacting objects are perceived to be physically contacted each other, right? So contact में है, दो surfaces contact में है. जैसे बॉल अगर ग्राउंड पे रोल करती है तो एक बॉल की सरफेस है और एक ग्राउंड की सरफेस है, तो दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में हैं, देन ओनली इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल है मस्कुलर फोर्स, नॉट एग्जाम्पल, टाइप है मस्कुलर फोर्स. सो इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी. जैसे हमने लास्ट पिक्चर में देखा, वो लेडी क्या कर रही थी, मस्कुलर फोर्स अप्लाई करके चपाती बना रही थी. तो उसमें उसके पास रोलिंग पिन था और डो था जिसको वो उसका साइज एंड शेप चेंज कर रही थी. तो फिजिकल कांटेक्ट था दो सरफेसेस के बीच में. तो ये मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल है. वाइल वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सरसाइजिंग, मस्कुलर फोर्स इज यूज. तो जब हम बाइसिकल राइड करते हैं तो हम पेडलिंग करते हैं, यानी कि जो साइकिल के टायर्स हैं और ग्राउंड में कांटेक्ट होता है, साथ ही साथ पेडल्स में और फीट में, हमारे फीट में भी कांटेक्ट होता है. दो कांटेक्ट होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हम अपने मसल से उस बाइसिकल को राइड करते हैं और वो मूव करती है. सिमिलरली जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं
तब भी मस्कुलर फोर्स लगता है। इसके अलावा जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे फीट किससे टच हो रहे हैं, हमारे फीट टच हो रहे हैं ग्राउंड से। सो दो सरफेसेस कांटेक्ट में है और देन ओनली वी आर एबल टू अप्लाई द मस्कुलर फोर्स और हम आगे जा रहे हैं, राइट। सो वॉकिंग में भी यही रूल अप्लाई होता है। सो ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड द मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल्स फॉर देयर बेनिफिट। तो पहले लोग क्या करते थे, हॉर्स कार्ट्स होते थे तो हॉर्स के मस्कुलर, हॉर्स क्या करता था, इस कार्ट को पुल करता था, राइट। इसके अलावा जैसे ये ऑक्सेस जो ऑक्सन होते थे वो क्या करते थे, वो फील्ड्स को प्लो करते थे। तो जो प्लो होते हैं वो उनके नेक पर इस तरह से बांध दिए जाते थे और वो प्लो करते थे, तो सरफेस कांटेक्ट होता था और जो बुल्स थे वो अपनी मस्कुलर एनर्जी या मस्कुलर फोर्स को अप्लाई करते थे। तो ये मस्कुलर फोर्स में दो सरफेसेस का क्या कहते हैं, जॉइन होना ज़रूरी है। दो सरफेसेस का इंटरैक्शन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स। इसके बारे में हमें पता है, एवरी डे यू सी मूविंग ऑब्जेक्ट्स कम टू रेस्ट। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, मूवमेंट में है, तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स। सो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स इट गेट्स स्टॉप्ड। और इमेजिन अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो जो चीज़ मूव है वो मूव ही करती रहेंगी, राइट। सो the force that bring nearly everything to a rest, this is called friction. friction force की वजह से जो चीज़ें हैं वो रेस्ट में आती हैं, which is the force that acts on resist sliding between two touching surfaces. So due to the friction you never see objects moving with constant velocity. velocity means speed. So constant speed से मूव करती हुई नहीं दिखती हैं, वो स्पीड में है और फिर उसके बाद रुक भी जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है एंड देन they get stopped. So unless a net force is applied. So friction is the force that eventually brings your skateboards to the rest unless you keep pushing on it, right. So friction also acts on objects that are sliding or moving through substances such as air or water. So चीज़ें हवा से भी मूव करती है, जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो चीज़ें मूव करने लगती हैं, राइट। आपको चीज़ें इधर से उधर खिसक के दूसरी तरफ चली जाती है, या वाटर में भी चीज़ें इधर से उधर मूव करती हैं, तो ये भी फ्रिक्शनल फोर्स के ही एग्जाम्पल है। When two objects in contact try to slide past each other, friction keeps them from moving or slow them down. तो क्या करती हैं चीज़ें, उसकी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। जैसे इस डायरेक्शन में अगर बॉल मूव कर रही है ग्राउंड पे, तो ग्राउंड से फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और बॉल की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी और बॉल रुक जाएगी, राइट। सो स्लाइड पास्ट ईच अदर, फ्रिक्शन कीप देम फ्रॉम मूविंग और स्लो देम डाउन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल द moving object and its direction is always opposite to the direction of motion. motion के opposite डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेसेस, इसमें भी दो सरफेसेस का टच होना ज़रूरी है, जैसे ग्राउंड और बॉल। सो ग्राउंड और बॉल की सरफेसेस टच हो रही हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में, मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एंड इसकी वजह से बॉल जो है रुक जाएगी। सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैकेनिकल फोर्स, जो कि मशीन्स अप्लाई करती हैं। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स एंड इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। नाउ कम टू द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं जिसमें सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में नहीं होती हैं लेकिन फिर भी फोर्स अप्लाई होते हैं। थिंक अबाउट इट, राइट। मैग्नेटिक फोर्स इसका एग्जाम्पल है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका एग्जाम्पल है। अर्थ चीज़ों को अपनी तरफ पुल करती है। एक एप्पल जो है वो किस पर है, ट्री पर है, वो नीचे गिर रहा है, तो कोई आपस में कांटेक्ट तो नहीं है ना अर्थ का और एप्पल का, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एप्पल अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की तरफ। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। कौन सी चीज़ों को, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो उन दोनों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, तो जबकि उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, फिर वो
अट्रैक्ट करती है, तो ये फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल है. So when you bring a bar magnet close to the iron nails get attracted towards it. The force due to which the iron nails get attracted to the magnet, so this is called magnetic force. Or magnetic force is exerted only by the ferromagnetic metals जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, इन्हीं को ही अट्रैक्ट करती है. The magnetic force is useful in extracting scrap iron from garbage dumps. So जब डंप होता है गार्बेज, उसमें से बड़े बड़े मैग्नेट से उसमें आयरन, निकल एंड कोबाल्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तो वो जब उस गार्बेज के हीप के ऊपर बड़े बड़े मैग्नेट्स को लाया जाता है क्रेन्स के साथ बांधकर, तो जितने भी मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ये अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट्स के साथ, जाके चिपक जाते हैं. राइट. सो द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, इट इज एक्सर्टेड इन अ डायरेक्शन at right angle to the plane formed by direction of its velocity and the direction of the surrounding magnetic field. Now electrostatic force होता है जैसे हम कॉम करते हैं तो हमारी कॉम चार्ज हो जाती है और हमारे हेयर्स कॉम के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं. राइट. उस तरफ. तो जब चीज़ें चार्ज हो जाती है, सिमिलरली विंटर्स में जब हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं तो वुलन क्लोथ्स में आपने देखा होगा बहुत बार स्पार्क लगता है, अगर उसके साथ कुछ रब हो जाता है तो एकदम स्पार्क निकलता है. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी चीज स्टेशनरी है एंड इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बेयरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज. एक चीज चार्ज है और फिर जो चार्ज है वो दूसरी चीज पर ट्रांसफर हो जाता है. राइट. सो इफ द चार्जेस आर ऑफ द सेम साइन मतलब पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे. ऑफ कोर्स रिपल्शन होगा, यानी कि वो दूर भागेंगे. और इसके अलावा अगर डिफरेंट चार्जेस हैं, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, तो वो अट्रैक्ट करेंगे, तो यानी कि दूसरा ऑब्जेक्ट भी चार्ज हो जाएगा. राइट. सो देन द फोर्स इज रिपल्सिव इफ दे आर नॉट, if they have the opposite signs, the force is attractive. The strength of the force is described by the Coulomb's law and called electrostatic force. इसको हम electrostatic force बोलते हैं. The force exerted by the charged body on another charged or uncharged body. So this is known as electrostatic force, and this force comes into play even when the bodies are not in contact. इसमें physical contact होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये भी एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का. नाउ एक्टिविटी, ट्राई टू मेक योर ओन फ्रेंड सिट ऑन अ प्लास्टिक चेयर. आपने एक प्लास्टिक चेयर ली, उसके ऊपर अपने फ्रेंड को बिठा दिया एंड विथ फीट नॉट टचिंग द ग्राउंड. उसको बोला आप अपने पैर ऊपर कर लो प्लास्टिक चेयर पे. राइट. सो आपके जो फीट हैं वो ग्राउंड को टच नहीं करने चाहिए क्योंकि चार्ज जो है वो ग्राउंड में चला जाएगा. राइट. So then use a towel to rub on the chair or on your friend. So आपने एक टाल लिया, कुछ भी कोई चीज़ ले लो, आप उससे रबिंग स्टार्ट करो. या तो आप चेयर को रब करो या अपने फ्रेंड को रब करो. किसी भी एक चीज़ को रब करोगे वो चार्ज हो जाएगी और चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर जाएगा. So after about 30 seconds of continuing this activity, touch your friend. So you will get a mild electric shock. So this is because of the electrostatic charge in the chair and in your friend's body. You can notice a layer of dust always sticking on TV screen. TV screen पर mostly आपको क्या dust के particles दिखते हैं. वो क्यों होते हैं? Because of the electrostatic charge. तो उसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और स्क्रीन पर आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं. नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स, थर्ड टाइप फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द फोर्स विद विच द अर्थ, मून और अदर मैसिवली लार्ज ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ. सो ग्रेविटेशन की वजह से ही क्या है, सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. So by definition, this is the weight of the object. All objects on earth experiences a force of gravity that is directed downward. और
अर्थ एक फोर्स लगाती है, एक पुल फोर्स होता है जो सारी चीजों को डाउनवर्ड्स अट्रैक्ट करता है. सो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट आर फाउंड बाय द इक्वेशन. सो जितना किसी ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा. सो इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट. तो दोनों बराबर लग रहे हैं. सो F इज इक्वल टू m इंटू जी. और m क्या है? m जो है मास है यानी कि kg वेट, और उसके अलावा g इज ग्रेविटेशनल फोर्स. सो दिस वुड बी इक्वलेंट. नाउ प्रेशर. अब हम बात करेंगे प्रेशर की. इट इज ब्यूटिफुल समर डे व्हेन यू एंड योर फ्रेंड्स गो आउटसाइड टू प्ले वॉलीबॉल. आपको वॉलीबॉल खेलने का मन कर रहा है तो आप सब बाहर चले गए. सो दीज देयर ओनली वन प्रॉब्लम दैट बॉल इज फ्लैट. जो बॉल के अंदर एयर नहीं भरी हुई है. सो यू पंप एयर इनटू द बॉल अंटिल इट इज फर्म. अब आप क्या करोगे? उसके अंदर हवा भरोगे, बिकॉज तभी तो वो फर्म होगी और आप उससे खेल पाओगे. सो द फर्मनेस ऑफ द बॉल इज द रिजल्ट ऑफ द मोशन ऑफ द एयर पार्टिकल्स इन द बॉल. सो हमने क्या करा? जब हमने पंप की एयर तो हमने एयर के जो पार्टिकल्स हैं, हमने पढ़ा था कि जब स्टेट्स होती हैं लिक्विड, सॉलिड और गैसियस स्टेट्स जो होती हैं तो उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं. तो बेसिकली जब हमने एयर फिल की तो एयर पार्टिकल्स को बॉल के अंदर, जब एयर पार्टिकल्स बॉल के अंदर गए तो वहां पर क्या हुआ? उसमें मूवमेंट हुआ. सो एज द एयर पार्टिकल्स इन द बॉल मूव दे कोलाइड विद वन अनदर. कोलाइड मीन्स टकराना. तो सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं? जब हम उसको प्रेशर से फिल कर रहे हैं तो सब कोलाइड होंगे, आपस में टकराएंगे और उनमें मूवमेंट होगा. और उसके बाद इनसाइड द वॉल्स ऑफ द बॉल, तो बॉल के साथ भी वो टकराएंगे, आपस में भी टकराएंगे सारे मॉलिक्यूल्स, और बॉल की वॉल के साथ भी कोलाइड करेंगे. सो एज ईच पार्टिकल कोलाइड्स विद द इनसाइड बॉल्स इट एक्सर्ट्स अ फोर्स पुशिंग द सरफेस ऑफ द बॉल आउटवर्ड. तो वो पार्टिकल्स क्या करते हैं? जो उसकी वॉल होती है किसकी? बॉल की, उस पे प्रेशर देते हैं यानी कि उससे टकराते हैं और उसको बाहर की तरफ पुश करते हैं. सो द फोर्स इज पुश और अ पुल. द फोर्सेस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पार्टिकल्स एड टुगेदर टू मेक अप द प्रेशर ऑफ द एयर. तो सारे पार्टिकल्स जो एयर के उस बॉल में फिल्ड हैं वो सब बाहर की तरफ प्रेशर लगाएंगे. बॉल की जो सरफेस है या बॉल की जो वॉल है उस पर प्रेशर लगाएंगे. सो विदाउट द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड दिस वॉलीबॉल द बॉल वुड बी फ्लैट, राइट. और बॉल इसी वजह से फूली रहती है. सिमिलरली बलून भी इसी वजह से फूला रहता है. जिन भी चीज़ों में हम एयर फिल करते हैं वो उसमें यही मैकेनिज्म वर्क करता है. So pressure is equal to the force exerted on the surface divided by the total area cover which is the force exerted. तो pressure क्या है? pressure किसके बराबर है? pressure is equal to force divided by area on which force acts. So जब भी हम pressure निकालेंगे, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रेशर निकालेंगे तो प्रेशर कैलकुलेट करेंगे. प्रेशर इज इक्वल टू force upon area on which forces acts. So the unit of pressure this is called Pascal. PA से denote करते हैं हम इसको, capital P and small a. A more useful unit when discussing atmospheric pressure. और atmospheric pressure जो हम करते हैं मेजर वो किलो पास्कल्स में करते हैं यानी KPA किलो पास्कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज इक्वल्स टू 1000 पास्कल्स. तो स्मॉलर यूनिट पास्कल है किसकी? प्रेशर की. और 1000 पास्कल इज इक्वल टू 1 किलो पास्कल, राइट. सो सम एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर, स्कीज आर फ्लैट एंड लॉन्ग. जो जब हम स्कीइंग करते हैं कहाँ? आइस पर, तो वो फ्लैट होती हैं और वो लंबी होती हैं, लंबी लंबी डंडियाँ सी होती हैं.
जो वो पतली होती हैं, लंबी होती हैं और फ्लैट होती हैं। वो ऐसी क्यों होती हैं? सो इट इज बिकॉज ऑफ द लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट टू दी स्कीज दैट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द स्नो इज लेसर। तो वो इसलिए लंबी लंबी बनाई जाती हैं ताकि कॉन्टैक्ट एरिया इंक्रीज हो सके। तो जितनी लंबी स्की होगी उतना ही ज़्यादा कॉन्टैक्ट उसका आइस के साथ होगा, राइट। और आइस क्या होगी, नीचे सिंक भी नहीं होगा, जो पर्सन है जो स्की कर रहा है वो सिंक भी नहीं होगा और आराम से मूवमेंट हो जाएगा। द स्नो इज लेसर एंड द स्कीज कैन स्लाइड विदाउट सिंकिंग इनटू द स्नो। सो बेसिकली है कि जितना ज़्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में होगा उतना स्मूथली क्या होगा, मूवमेंट होगा और स्नो में क्या होगा, स्नो में सिंक भी नहीं होगा। Now the foundations of the high-rise buildings are kept wide to prevent them from sinking in the soil. So जब कंस्ट्रक्शन होती है, हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाती है, इनफैक्ट आप अगर अपना घर भी बनाते हैं तो नीचे के जो बेस है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, उसको वाइड बनाया जाता है ताकि उसके ऊपर इतनी लंबी बिल्डिंग उन्हीं पिलर्स पर स्टेबलाइज होगी, राइट। तो स्टेबलाइज होने के लिए उसका कॉन्टैक्ट सरफेस, जो अर्थ में कॉन्टैक्ट एरिया है, उस सरफेस को बड़ा किया जाता है। उस सरफेस को बड़ा करेंगे, जितना ज़्यादा वाइड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग पिलर्स होंगे नीचे, उतना ही बिल्डिंग में स्टेबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट इज द कटिंग एजेस ऑफ द नाइफ। जब नाइफ्स होते हैं उनके जहाँ से हम जिस एज से काटते हैं वो एकदम शार्प होते हैं और पतले होते हैं। आप कभी नोटिस करो, ऊपर से वाइड होता है नाइफ, लेकिन जो एरिया कट करता है वो बहुत शार्प होता है और बहुत ही ब्लंट होता है। सो ब्लेड्स एंड एक्सेस आर केप्ट शार्प टू रिड्यूस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सो दैट दे एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द सरफेस टू बी कट, ताकि उस पर ज़्यादा प्रेशर लगे। अगर सरफेस एरिया उतना ज़्यादा वाइड होगा, क्या हम किसी टेक अ एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास ये पेन है, ये ब्लंट नहीं है और इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, इससे मैं अगर एप्पल को काटने की कोशिश करूं, सो आई वुड बी एबल टू डू दिस? नो, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है। जितना कम सरफेस होगा, सरफेस एरिया जितना कम होगा, प्रेशर उतना ही ज़्यादा उस पर लगेगा और कट जाएगा। तो सिमिलरली अगर स्कीज है या फिर आपके नीचे जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो पिलर्स अगर इतने ज़्यादा वाइड नहीं किए जाएंगे तो क्या होगा, बिल्डिंग नीचे सिंक कर जाएगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी और जो पर्सन स्की कर रहा है वो भी नीचे क्या होगा, सिंक कर जाएगा एयर में। नाउ कैमल वॉक्स ऑन द सैंडी सॉइल इजीली बिकॉज दे हैव ब्रॉड फीट दैट ऑक्यूपाई मोर एरिया। सो कैमल क्यों इतने आराम से क्या कर पाता है, मूव कर पाता है सैंड पर? क्यों? क्योंकि उसके पैर जो होते हैं उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है। सरफेस एरिया बड़ा होने से प्रेशर क्या होता है, एक्सर्ट जो होता है वो बैलेंस आउट हो जाता है। तो सैंड के अंदर कैमल सिंक नहीं करता। हमारे पैर क्योंकि ब्रॉड नहीं होते हैं, वाइड नहीं होते हैं, तो अगर हम वॉक करेंगे सॉइल पर, सैंड पे, तो हम सिंक कर जाएंगे, राइट। और कैमल के जो फीट होते हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं और वो ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर करते हैं, तो जो प्रेशर होता है वो पूरी वाइडनेस पे इक्वली स्प्रेड हो जाता है, राइट। इस वजह से कैमल सिंक नहीं करता सैंड में। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। सो लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, यस। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। हमने ये 3 टैंक्स लिए हैं जिसके अंदर हमने होल्स किए हैं। होल्स करके उन होल्स को टेपिंग कर दिया और फिर इन टैंक्स के अंदर पानी को फिल किया है। और उसके बाद जब हम टेप हटाएंगे तो क्या देखेंगे, जैसे फर्स्ट टैंक है, इसमें तीनों डिफरेंट डायरेक्शन पे सेम हाइट पे हमने होल्स किए थे। एक होल ये था, एक ये और एक ये। सो डिफरेंट डायरेक्शंस में किए और सेम हाइट पर किए, क्योंकि नीचे से सेम हाइट पर है तो तीनों होल से इक्वल प्रेशर से पानी निकल रहा है, राइट। सो क्या दिखता है, इससे क्या पता चलता है कि हाइट अगर सेम है, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो लिक्विड है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इन ऑल द डायरेक्शंस। ऐसा नहीं है कि एक साइड में प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है दूसरे में नहीं हो रहा है। सो लिक्विड सारी डायरेक्शन में
इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। सेकंड में हमने देखा कि इसमें 3 होल यहाँ किए गए हैं, 1 2 3 डिफरेंट हाइट पर हमने होल्स किए हैं। तो जो सबसे नीचे वाला है वो पानी ज़्यादा दूर जा रहा है, वो पानी ज़्यादा दूर जाएगा। जो ऊपर वाला है वो थोड़ा कंपैरेटिवली पास गिरेगा, और जो सबसे ऊपर वाला है वो और पास निकलेगा पानी। तो इससे ये पता चलता है कि जितनी ज़्यादा डेप्थ होती है उतना ही ज़्यादा प्रेशर होता है, राइट। तो जितना ज़्यादा डेप्थ होगी, हाइट पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। नेक्स्ट इज, इसमें भी 3 होल्स किए गए हैं। So we will see what will happen in the third. In 2 and third, the water stream coming out of the lowest hole reaches the farthest. So जो सबसे छोटा है उसका पानी उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी उतना ज़्यादा दूर जाता है। This shows that the pressure exerted by liquid increases with the depth. Also the pressure is acting perpendicular to the liquid surface, right? So liquid की surface पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो जो लिक्विड्स हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। नाउ प्रेशर इन अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सिंपल मेजरिंग डिवाइस, और इस डिवाइस को बोलते हैं मैनोमीटर। सो मैनोमीटर, इट इज टेक अ यू ट्यूब मेड अप ऑफ ग्लास। एक यू शेप की हमने ये ट्यूब ली है, और ये किससे बनी हुई है? ग्लास से बनी हुई है। इसको हमने वुडन प्लैंक पर अटैच कर दिया है। माउंटेड ऑन द वुडन स्टैंड, फिल द यू ट्यूब पार्शियली विद द कलर्ड वाटर। अब इसमें अगर आप देखो तो ये यहाँ तक फिल्ड है, राइट। तो ये कलर्ड वाटर हमने इसके अंदर फिल किया है। सो द वाटर लेवल विल राइज एट द सेम लेवल इन बोथ द लिम्स। सो अगर आप देखोगे तो सेम लेवल पर होंगे, जिस लेवल पर यहाँ है उसी लेवल पर ये यहाँ दिखेगा। सो द मार्क इज लेवल ऑन द वुडन स्टैंड। अब हमने ये मार्किंग करी कहाँ पर? वुडन स्टैंड पर मार्किंग कर दी। डिवाइड द हाइट ऑफ द वुडन स्टैंड इक्वली, दिस इज एन आर्बिट्री कैलिब्रेशन ऑफ द प्रेशर। अब हमने इसको आगे क्या करना है? टेक अ रबर ट्यूब एंड कनेक्टेड टू द वन आर्म ऑफ द यू ट्यूब। सो हमने एक ये ट्यूब और लिया है रबर का, और इसको इस ट्यूब्स के यानी कि ग्लास वाली ट्यूब के साथ इसको अटैच कर दिया। सो ऑन द अदर हैंड ऑफ द रबर ट्यूब अटैच अ फनल। यहाँ हमने एक फनल अटैच कर दी है, और stretched a thin rubber membrane onto the mouth of the funnel। तो जो ये क्योंकि रबर का था तो इसको हमने स्ट्रेच करके फनल की माउथ तक ले आए हैं। सो दिस वुड बी मैनोमीटर। यू कैन नाउ यूज दिस यूज एज द लिक्विड प्रेशर। अब ये हमने अपना एक खुद का मैनोमीटर बनाया है। अब इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेट्स सी। सो पहले में क्या किया है? पहले में हमने ये मैनोमीटर लिया है और एक बीकर लिया है जिसके अंदर वाटर भरा है। सो टेक अ बीकर फिल्ड विद वाटर, इंसर्ट द मैनोमीटर एट डिफरेंट लेवल्स, राइट। तो पहले हमने यहाँ तक इसको डिप किया, फिर हमने इसकी रीडिंग नोट करी, फिर हमने इसको इस लेवल पर डिप किया, देन वी नोटेड द रीडिंग, एंड देन फाइनली हमने इसको और ज़्यादा नीचे लाकर डिप किया। तो हम जो रीडिंग्स हैं वो हम नोट करेंगे। सो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन डेप्थ ऑफ लिक्विड। सो जितना ज़्यादा डेप्थ इंक्रीज होता जाएगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर भी इंक्रीज होगा। सो लिक्विड्स में डेप्थ इंक्रीज होना, डेप्थ इंक्रीमेंट अगर होता है, और इट इज इक्वलेंट टू द इंक्रीमेंट इन प्रेशर। सो ये दोनों इक्वल हैं। नाउ नेक्स्ट इज take 2 beakers, one filled with water and one filled with salt solution। यहाँ हमने salt solution fill किया और इसमें हमने simple water fill किया। If you keep the manometer funnel at the same depth in the 2 beakers, you will notice that the pressure is dependent on the density of the liquid। So कौन सा water ज़्यादा dense होगा? Of course salt solution ज़्यादा dense होगा। तो जो डेंसिटी है लिक्विड की डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है क्या? प्रेशर। सो हायर द डेंसिटी हायर इज द
प्रेशर। तो यहाँ पर रीडिंग आपकी सॉल्ट सॉल्यूशन में ज़्यादा होगी, तो डेंसिटी इंक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज होता है। नाउ थर्ड एक्सपेरिमेंट इज टेक अ बीकर फिल्ड विद वाटर, इंसर्ट द मैनोमीटर एट अ सर्टेन डेप्थ। एक कोई भी पॉइंट आप नोट कर लो, उस पॉइंट पर आप वहाँ तक मैनोमीटर लेके गए, उसको मार्क भी कर सकते हैं क्योंकि ये ग्लास का बीकर है, आप उसको एक मार्कर से मार्क कर लीजिए। सो रोटेट द मैनोमीटर माउथ इन ऑल द डायरेक्शन, कभी इसको यहाँ ले आए फिर इस साइड, मतलब चारों डायरेक्शन में आप उसको घुमाते जाओ और रीडिंग को नोट करते जाओ। सो यू विल नोटिस दैट द प्रेशर एट अ सर्टेन डेप्थ inside a liquid it is equal in all the direction। जो हमने फर्स्ट टैंक में किया था, वाटर फिल किया था और तीनों डायरेक्शंस में होल्स बनाए थे, चारों डायरेक्शन में, तो चारों डायरेक्शन से जो वाटर है वो सेम प्रेशर से एग्जर्ट हो जा रहा था, राइट। तो इससे ये पता चलता है कि लिक्विड में एक सर्टेन हाइट पर जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है इन ऑल द directions। Now fourth one is in a beaker filled with water, insert the manometer funnel at the fixed depth। Now move the funnel back and forth at the same depth, you will notice that the manometer pressure does not change। So this means that pressure inside a liquid is same at all places at the same depth, right। So डेप्थ भी जितना इंक्रीज होता जाएगा उतना प्रेशर इंक्रीज होगा, बट एक सर्टेन डेप्थ पर आकर ऑल डायरेक्शंस में जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर इस डायरेक्शन पे लेट्स से ये रीडिंग जो आ रही है वो 30 आ रही है, अगर इसकी डायरेक्शन नॉर्थ की जगह ईस्ट कर दी जाए, इसको दूसरी तरफ इस फनल को मूव करा दिया जाए, तो ये 30 की जगह 28 हो जाएगी या 35 हो जाएगी। नो, सेम हाइट पर इन ऑल द डायरेक्शन it exerts the same level of pressure। वहां पर सेम रीडिंग्स आप कैलकुलेट करोगे मोनोमीटर में, राइट। सो पास्कल्स लॉ, पास्कल स्टेट्स दैट द प्रेशर अप्लाइड बाय अ लिक्विड on a particular surface is transmitted equally in all the direction। तो ये कौन कहता है? ये पास्कल का लॉ है। नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वुड बी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एटमॉस्फेयर में क्या है? एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। बहुत सारी गैसेस हैं जो मिक्स होकर हमारा एटमॉस्फेयर बनाती हैं, और एटमॉस्फेयर इज लाइक अ एनवलप, इट सराउंड्स द अर्थ। सो डू यू थिंक कि इतनी सारी गैसेस जो हैं हमारे ऊपर प्रेशर डालती हैं? राइट, यस, दिस इज ट्रू कि जितनी गैसेस होती हैं वो प्रेशर एग्जर्ट करती हैं और वो प्रेशर हमारे ऊपर आता है, राइट, लेकिन हम उसको फील नहीं कर पाते हैं। लेट्स सी व्हाई वी आर नॉट फीलिंग इट। So you can't see air and you usually feel it, but the air around you presses on you with tremendous force, और वो force है atmospheric pressure। इस pressure को हम बोलते हैं atmospheric pressure, क्योंकि atmosphere से pressure हमारे ऊपर लगता है। So that is why we have given the name atmospheric pressure, because air makes up the atmosphere around us that I have already explained you, और mixture of gases है, so इसकी वजह से जो gases हैं वो pressure exert करती हैं और इसी pressure को हम atmospheric pressure बोलते हैं, और ये है 103.3 किलो पास्कल at sea level। so sea level पर atmospheric pressure, sea level यानी कि सबसे जो lowest point होता है, जितना ज़्यादा higher altitude होगा उतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, और जितना ज़्यादा डेप्थ इंक्रीज होता जाएगा सी लेवल तक जाते जाते ये बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो सी लेवल पर 101.3 किलो पास्कल मेजर होता है। सो दिस मीन्स दैट एयर एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अबाउट 101,000 न्यूटन ऑन एवरी स्क्वायर मीटर इट टचेस। सो इतना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होता है, लेकिन हम उस प्रेशर को फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेशर, क्योंकि एयर हमारी बॉडी के अंदर भी है, ब्लड में मिक्स्ड है,
तो क्या होता है, अंदर भी प्रेशर लगता है और बाहर का प्रेशर और हमारा इनर प्रेशर उसको नलिफाई कर देता है, राइट। और इस वजह से हम उस प्रेशर को फील नहीं कर पाते। लेकिन जब माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाया जाता है तो माउंटेनर्स जो होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड होता है उतना प्रेशर कम होता है और बैलेंस नहीं हो पाता, क्योंकि अंदर हमारी बॉडी प्रेशर लगा रही है, प्रेशर एग्जर्ट कर रही है आउटसाइड, लेकिन बाहर का प्रेशर अगर कम है तो वो बैलेंस आउट नहीं होगा। सो इस वजह से क्या होता है, ईयर से नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। इसलिए माउंटेनियर्स जब माउंट क्लाइंबिंग करते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं, राइट। सो एवरी स्क्वायर मीटर, सो कितना है 101,000 किलो न्यूटन्स प्रेशर एग्जर्ट होता है। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द वेट ऑफ अ लार्ज ट्रक। इतना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट है जितना एक बहुत बड़ा ट्रक का वेट होता है। सो इट माइट बी डिफिकल्ट टू थिंक ऑफ एयर एज हैविंग प्रेशर व्हेन यू डोंट नोटिस इट, हाउएवर यू ऑफन टेक एडवांटेजेस ऑफ एयर प्रेशर। अब हमें पता नहीं होता, लेकिन इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि हम जब स्ट्रॉ से कोई भी लिक्विड सक करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जूसेस पीते हैं और हम मिल्क पीते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉज, तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो हम पी पाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इट इज द एयर प्रेशर विच इनेबल्स यू टू ड्रिंक थ्रू द स्ट्रॉ। व्हेन यू फर्स्ट सक ऑन अ स्ट्रॉ यू रिमूव द एयर फ्रॉम इट। जब हम पहली बार स्ट्रॉ को में से एयर को सक करते हैं, पहली बार सकिंग करते हैं, तो क्या होता है, जो स्ट्रॉ के अंदर एयर प्रेजेंट होती है वो रिमूव हो जाती है। नाउ एयर प्रेशर जो कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, वो प्रेशर तो लग रहा है, वो प्रेशर लिक्विड पे भी लग रहा है। सो एयर प्रेशर पुशेस डाउन ऑन द लिक्विड in your glass and then forces the liquid up into the straw। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंटिन्यूसली लग रहा है वो उस लिक्विड पर भी एग्जर्ट हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लिक्विड है वो स्ट्रॉ से हमारे माउथ तक आ जाता है। सो इफ यू ट्राई टू ड्रिंक थ्रू अ स्ट्रॉ इंसर्टेड इनटू अ सील्ड airtight container, you would not have any success because the air would not be able to push down on the surface of the drink। So atmospheric pressure के advantages भी हैं। Now we have a activity, take a good quality rubber sucker इस तरीके से and like a small rubber cup, so press it hard on the smooth plain surface, so does it stick to the surface? Now try to pull it off from the surface, so can you do it? ये एयर सकर्स आते हैं, इसको हमें प्रेशर से, इसको अगर हम किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर लगाते हैं तो ये चिपक जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर से एयर बाहर निकल जाती है। और फिर हम इसको जब हटाते हैं, जब हमें इनको रिमूव करना होता है, तो बहुत सारा पुल यानी मस्कुलर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, राइट। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑल्टीट्यूड इनका रिलेशन है। जितना ज़्यादा ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, राइट। सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस डिपेंड्स ऑन इट्स ऑल्टीट्यूड। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूसेस एज वी गो टू द प्लेसेस एट हायर ऑल्टीट्यूड, और जितना ज़्यादा सी लेवल की तरफ हम मूव करते जाएंगे, जितना हाई जा रहे हैं, जितना हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। जितना हम नीचे आते रहेंगे सी लेवल की तरफ, उतना ही ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। सो एज यू गो हायर अप टू द माउंटेन्स यू विल फाइंड दैट योर ईयर्स पॉप। कानों में एक अजीब सी आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है, बहुत बार आपके कान बंद भी हो जाते हैं अगर आप माउंटेन्स पर जाते हो। सो दिस हैपेंस बिकॉज द एयर प्रेशर अराउंड योर ईयर्स डिक्रीजेज, causing an imbalance between the pressure inside and outside your body। तो imbalance हो जाता है हमारी बॉडी का और बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि सुनाई नहीं देता, ईयर्स बंद हो जाते हैं, पॉप साउंड आती है। इसके अलावा अगर माउंटेनियर्स हैं
वो अगर क्लाइंबिंग करते हैं तो ब्लीडिंग भी हो सकती है, उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं. नाउ वी हैव द न्यू वर्ड्स. द फर्स्ट वर्ड इज फोर्स. व्हाट इज फोर्स? द पुल और पुश अप्लाइड बाय अ बॉडी ऑन अ बॉडी. कोई ना कोई अप्लाई करेगा, या तो पुश करेगा या पुल करेगा, तभी मूवमेंट होगा. और तो ये पुश और पुल, दिस इज अ फोर्स. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट ऑन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर मेड विद आयरन, निकल एंड कोबाल्ट. नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडीज ऑन ईच अदर, राइट. जो और ये अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिए टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है. नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स. सो द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी. अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई भी चीज मूव कर रही है, तो उसको अपोज करती है, उसको रोकती है. नाउ प्रेशर, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड pressure. Now we have summary points. Forces. Force is the push or pull that acts on an object. किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश किया जाता है या पुल किया जाता है मूवमेंट के लिए, और स्टॉप करने के लिए, या फिर डायरेक्शन चेंज करने के लिए. A change in the speed of an object or the direction of its motion, or both implies a change in its states of motion. Now force acting on an object may cause a change in its state of motion or change in shape. So shape में भी change आ सकता है और motion में भी change आ सकता है. अगर stationary है तो movement हो जाता है, movement है तो stationary हो जाता है. Now force per unit area, this is called pressure. Pressure depends on force and area. तो हमने formula देखा था. So pressure is equal to force divided by area. Right now the air around you exert a pressure, and this is called atmospheric pressure. Next one, the pressure inside your body matches the pressure exerted by air. Balance बनाती है. The pressure exerted by a gas depends on its volume and its temperature. जो गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो वो डिपेंड करता है किस पर, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में, यानी वॉल्यूम कितना है, और उसका टेम्परेचर क्या है, उस पर डिपेंड करता है. नाउ वी हैव द एक्सरसाइजेस टू डू. फर्स्ट इज चूज द टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट इज फोर्स व्हेन अप्लाइड ब्रिंग्स अ चेंज इन. अगर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो कहाँ कहाँ चेंज आता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, दिस इज करेक्ट. शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी की शेप भी चेंज की जा सकती है, राइट. एंड स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, अगर सेम डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है तो स्पीड एक्सेलरेट होती है. एंड एनी ऑफ दीज, तो ये गलत है, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑल ऑफ दीज. नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट वन इज द फोर्स यूज्ड टू स्ट्रेच अ रबर बैंड. रबर बैंड को हम कैसे स्ट्रेच करते हैं, कौन सा फोर्स लगाते हैं? सो वी आर अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स. नाउ थर्ड इज द प्रेशर अप्लाइड ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन. प्रेशर अगर अप्लाई किया जाता है वो किस पर डिपेंड करती है? सो बोथ फोर्स एंड एरिया, एरिया पर भी और फोर्स पर भी. द SI यूनिट फॉर प्रेशर, इट इज पास्कल. नाउ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर, वो क्या है? वो है मैनोमीटर. So children, first fill-up is SI unit of pressure, it is Pascal. Second one is the amount or the strength of force, this is called magnitude. Third one is pressure in solid depends upon force and area. So कितना force apply हुआ है divided by area, right? So pressure in liquid depends upon density and depth. So जितना ज़्यादा depth होगा उतना ज़्यादा pressure लगेगा, राइट. और जितना मतलब प्रेशर एक्सर्ट होगा और जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना प्रेशर एक्सर्ट होगा. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस डिपेंड्स ऑन इट्स ऑल्टीट्यूड. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी, दिस इज कॉल्ड प्रेशर. सो दिस स्टेटमेंट इज false because it is a force.
राइट. सो पुश और पुल क्या होता है, फोर्स होता है. अ मूविंग बॉल स्टॉप्स आफ्टर अ शॉर्ट डिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स. दिस इज करेक्ट. फ्रिक्शनल की वजह से स्टॉप हो जाता है. अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर चार्ज बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. ये गलत है. नाउ द नेक्स्ट वन इज two objects must interact with each other for a force to act. So this is correct. So दो चीज़ों का, दो objects का interaction must है to apply force or force to act. So that's it for this chapter, children. So I will see you in the next class. Till then, bye and take care.